माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल वाले वीडियो में जैसा कि तुम लोग देखे होगे, हमें विश्वास है कि तुम लोग देखते होगे, खैर, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था और उसमें देखा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब करते हैं, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है जब किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के अलावा दूसरा और किसी मीडियम के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। इस फिगर में हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद एक एक्सप्रेशन निकाले थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला देखे थे कि साइन आई बाई साइन आर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, और उस केस में केवल आई जो है सो जीरो नहीं होना चाहिए। आज उसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फिर से हम लोग और थोड़ा गहराई से उस पर विचार करेंगे, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन पिछले बार देखा था कि 1 μ2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, दिस इज दी स्नेल्स लॉ। 1 μ2 इक्वल टू v1 बाई v2, यह हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और फिर 1 μ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1, इट मीन्स दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके अलावा एक चीज और हम लोगों ने देखा था कि 1 μ2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ये सब तुमको याद रखना है। 1 μ2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इसमें देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर हम इस केस को 3 केस में बांट देते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस है हम लोग देखेंगे, इसको बिना समझे हुए हमको पता नहीं चलेगा कि रिफ्रैक्शन क्या है। क्योंकि जितने भी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में केवल ये लिख दिया जाता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो अपने पाथ से डेविएट करता है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यह परिभाषा जो है, यह डिफिनेशन जो है सो एकदम गलत है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट रखेंगे तो फिर आगे जाकर के हम कंट्राडिक्शन में पड़ जाएंगे कि भाई रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट में कोई डेविएशन नहीं होता है और रिफ्रैक्ट कर जाता है मीडियम में दूसरे मीडियम में पास कर रहा है। लेकिन यहाँ मीडियम नंबर पहला मानते हैं कि यह मीडियम नंबर 1 है या मीडियम नंबर 2 है और I इक्वल टू V0 है और R इक्वल टू V0 है। समझने वाली बात है। यहाँ कोई डेविएशन नहीं हुआ। अब क्वेश्चन उठता है रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? डेविएशन तो नहीं हुआ, तो डेविएशन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग जवाब देंगे कि नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ। अगर ये दो डिफरेंट मीडियम है और I इक्वल टू 0 पर R इक्वल टू 0 हो गया, लाइट में किसी प्रकार का डेविएशन नहीं हुआ, तो क्या रिफ्रैक्शन नहीं हुआ? हम लोग बोलेंगे नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ। इसका मतलब रिफ्रैक्शन के डिफिनेशन में जरूर कहीं गलती है। अब क्वेश्चन उठता है क्या बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहा जाए? तो यह जो आंसर है ये पार्शियल सही है, पार्शियल गलत है। क्योंकि जहां बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता है वहां भी रिफ्रैक्शन हो सकता है। इसका अर्थ है कि रिफ्रैक्शन का तब असल डिफिनीशन क्या होगा? तो रिफ्रैक्शन में यही एक डिफिनीशन है कि लाइट का स्पीड चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट का स्पीड चेंज होता है, ये रिफ्रैक्शन है। बेंडिंग हो भी सकता है, बेंडिंग नहीं भी हो सकता है। बेंडिंग नहीं होने के भी बहुत तरीके हैं, बेंडिंग होने के भी बहुत तरीके हैं। तो लाइट का यदि बेंडिंग हो रहा है तो निश्चित रूप से रिफ्रैक्शन है। लेकिन लाइट का यदि बेंडिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन नहीं है। वहां रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। इसलिए कहे कि केस नंबर 3 जो है मेरा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस केस को यदि हम नहीं समझेंगे तो पूरा चैप्टर रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद भी यदि हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो फिर हम गलत कर बैठेंगे। इसलिए मैंने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन किसको कहेंगे?
तो रिफ्रैक्शन सिंपली कहेंगे कि व्हेन लाइट passes from one medium to the other medium, its speed changes. Its speed changes. This is the real refraction. और बेंडिंग ऑफ लाइट कोई जरूरी नहीं है, रिफ्रैक्शन होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो भी सकता है और बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं भी हो सकता। तो इसके सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि 1 μ2 इक्वल टू sin I बाई sin r, और यहाँ पर लिखेंगे V1 बाई V2। और केस नंबर 1 में ले लेते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। मान लो कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो साइन I इज ग्रेटर देन हो जाएगा साइन r, क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2, इसलिए साइन I इज ग्रेटर देन साइन r। और साइन I इज ग्रेटर देन साइन r, इसका मतलब हो गया कि I इज ग्रेटर देन r, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निश्चित रूप से क्या होगा, छोटा होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निश्चित रूप से इस केस में छोटा होगा यदि साइन I क्या है, साइन r से बड़ा है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि μ2 क्या है, μ1 से बड़ा है, यानी दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा है। तो इस केस को जो ध्यान से देखेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2, दिस इंप्लाइज दैट साइन I इज ग्रेटर देन साइन r। इसका मतलब होगा I इज ग्रेटर देन r। इसका मतलब होगा कि 10 refracted ray bends towards normal when it passes from rarer medium to denser medium. μ2 is greater than μ1. It means that second medium is the denser medium and first medium is the rarer medium. तो ये मेरा केस नंबर 1 हो गया। इस ढंग से हम देखते हैं कि लाइट का स्पीड यदि चेंज होता है तो उससे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब उसका रिवर्स केस मान लीजिए कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो जब V2 बड़ा है तो साइन R इज ग्रेटर देन साइन I, यानी साइन R का वैल्यू क्या है, साइन I से ज्यादा है। इसका मतलब निश्चित रूप से एंगल R इज ग्रेटर देन क्या होगा, I, क्योंकि एंगल बढ़ने पर साइन का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए साइन I यदि बड़ा है साइन R से, तो साइन I बड़ा है साइन R से, I ग्रेटर देन R, और जब साइन R ग्रेटर देन साइन I तो R ग्रेटर देन I। और इसका मतलब हो गया कि μ1 is greater than μ2. μ1 is greater than μ2. It means that the first medium is the denser medium and second medium is the rarer medium. यहाँ लिख दिए हैं, इसको लिखना है, सब नोट्स को तैयार करना है कि 10 refracted ray bends away from the normal when it passes from optically denser medium to optically rarer medium. यानी पहला मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है, यानी μ1 क्या है, डेंसर मीडियम है, और μ2 क्या है, रेयर मीडियम। लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स केस है यह कि अगर मान लीजिए कि दोनों में लाइट का स्पीड सेम है, दो मीडियम है और दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, सेम है, तो लाइट का स्पीड यदि सेम है दोनों मीडियम में, तो ऑब्लिक रे भी भेजेंगे उसमें भी कोई डेविएशन नहीं होगा। ऑब्लिक रे भी भेजेंगे तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। जैसे कि हम तुमको बताएं कि इस केस में हम डिस्कशन करते हैं कि पहला वाला पार्ट जो है सो इस फिगर को मिटाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अगर दो मीडियम है जिसमें एक का वेलोसिटी v1 है, अब इसमें भी वेलोसिटी लाइट का स्पीड सेम है और इसमें भी लाइट का स्पीड सेम है, तो या नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ऑब्लिक रे में भी कोई डेविएशन नहीं होगा। ऑब्लिक रे में भी कोई डेविएशन नहीं होगा। और इस केस में भी यह I इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया, I इक्वल टू R हो गया। तो अगर दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड सेम है तो किसी भी एंगल के लिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी लाइट का स्पीड यदि सेम है, यानी V1 इक्वल टू यदि V2 है, तो साइन I इक्वल टू हो जाएगा साइन R, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, I इक्वल टू R। और I इक्वल टू R का मतलब हो जाएगा 0। 0 कब हो जाएगा, जब डिफरेंट मीडियम होगा तभी I 0 हो सकता है। डिफरेंट मीडियम करने का मतलब है कि दूसरा फिगर देखोगे, दूसरा फिगर हम बना रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये दो डिफरेंट मीडियम है, एक मीडियम ऊपर है इसमें लाइट का स्पीड है v1, दोनों डिफरेंट मीडियम है, एक में लाइट का स्पीड क्या है v1 और दूसरे में लाइट का स्पीड क्या है v2।
लेकिन इस केस में क्या ऑब्लिक रे में कोई डेविएशन नहीं होगा? यदि तुमसे कोई पूछेगा क्या इस केस में ऑब्लिक रे में कोई डेविएशन नहीं होगा, तो इस केस में बोलेंगे इस केस में ऑब्लिक रे में डेविएशन हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में क्या है, लाइट का स्पीड डिफरेंट है। हाँ, कहेंगे इसमें अगर ले लेते हैं कि इंसिडेंट रे, ये अगर इंसिडेंट रे क्या है, अगर नॉर्मली इंसिडेंस होता है, ध्यान देने वाली बात है, तो नॉर्मली इंसिडेंस होता है तो फिर क्या करेगा, लाइट विदाउट डेविएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। लेकिन पूछेंगे क्या यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता है, हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए थर्ड केस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर V1 = V2 है तो साइन = साइन R, यहाँ I = R जो है तो किसी भी एंगल के लिए होगा। अगर दोनों में लाइट का स्पीड क्या है, दोनों में लाइट का स्पीड सेम है तो किसी भी एंगल के लिए I = R होगा। लेकिन लाइट का स्पीड यदि सेम नहीं है तो किसी भी एंगल के लिए I = R नहीं होगा। एक ही वैल्यू होगा साइन I = साइन R के लिए, I = 0 और R = 0। कब होगा, तो जब दो क्या है, डिफरेंट मीडियम में है और लाइट क्या होता है, नॉर्मली यानी 90 डिग्री एंगल बना करके क्या होता है, इंसिडेंस होता है। तो इस प्रकार से यह केस जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक है तो इसको अलग अलग केस बना करके हम फिर अलग से भी तुमको इस पर लिखाएंगे। पहले वीडियो को पॉज करके जितना नोट्स है उसको तुम लिख लोगे। और इसमें हम लोग एक चीज़ और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तुम खुद सोच सकते हो। स्नेल्स लॉ में मैंने 2 क्राइटेरिया दिया था कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। स्नेल्स लॉ में साइन I / साइन R का रेशियो एक डिफिनिट रेशियो होगा जब I 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात है उसको हम लोग देखेंगे कि I = क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो हम देख लिए हैं कि I = जब 0 होगा तो R = 0 होगा, और साइन I / साइन R 0/0 ये अनडिटर्मिनेट हो जाएगा मैथमेटिक्स में, यानी उसका डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में क्या है या मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन। दूसरा देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहली बात हमने बताए थे कि लाइट का वेवलेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ यदि बदल जाता है, यदि किसी खास एक्सपेरिमेंट में सेम मीडियम में अगर डिफरेंट लाइट का हम यूज कर देते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का यदि यूज कर देते हैं, तो फिर जो स्नेल्स लॉ है वो फॉलो नहीं होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनिट वैल्यू प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह लाइट का वेवलेंथ पर वो डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी बात कि लाइट का वेवलेंथ यदि हम नहीं चेंज करते हैं, अगर बीच में हम मीडियम बदल दिए, मीडियम यदि चेंज कर देते हैं, मीडियम का पेयर यदि चेंज कर देते हैं, दोनों में से कोई एक मीडियम चेंज कर देते हैं, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बदल जाता है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात देखते हैं कि यदि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, यदि मान लीजिए हम रूम टेम्परेचर पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रैक्टिकल जो रूम है उसमें उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, या टेम्परेचर में क्या होता है, घट जाता है। इवन मान लीजिए कि प्रेशर ही बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है और या एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि वह मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी को भी क्या करेगा, वो चेंज कर देगा और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बदल जाएगा। इसलिए 3 बात लिखे हुए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 4 चीज है, फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन। पहला लिखेंगे नेचर ऑफ द मीडियम, यानी ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर मीडियम एक्सपेरिमेंट में चेंज कर देते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी किसी खास एक्सपेरिमेंट में किस कलर के लाइट को यूज करते हैं उसका वेवलेंथ क्या है, अगर लाइट का कलर यूज हो जाएगा तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। और थर्ड लिखोगे टेम्परेचर,
ये दिस इज द थर्ड पॉइंट, इट इज टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। तो इस दोनों को लिखना है, इसको याद रखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज एंड द टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो तुमको बताया था कि 2-4 केस लेंगे, उसमें तुमको यस नो करके हम आंसर बताते हैं, उस आंसर को ध्यान से रखोगे। मान लीजिए कि मेरे पास 2-3 फिगर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ ये फिगर ऐसे है, लाइट का स्पीड v1 है, लाइट का स्पीड इसमें v2 है, यानी डिफरेंट मीडियम है, लाइट का स्पीड v1 और लाइट का स्पीड v2 डिफरेंट मीडियम है। डिफरेंट मीडियम है तो कहेगा क्या इस ढंग से लाइट जा सकता है? तो बोलेंगे कि नहीं, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा कि लाइट का मीडियम डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट मीडियम है तो लाइट में निश्चित रूप से क्या होगा, डेविएशन होगा। लेकिन इसमें फिर एक ट्रिक है, एक ट्रिक यह है, यह केस क्या होना चाहिए, I इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड I इज नॉट इक्वल टू 0, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 के बराबर अगर नहीं है, 0 के बराबर यहाँ एंगल ऑफ, यहाँ नॉर्मल डाल दोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो यह केस क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यही केस कहेगा कि ऐसे दे दिया, यह v1 है अब v2 है, लेकिन जब यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस होगा, उस केस में क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू v क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तुमसे पूछेगा क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, तो बोलेंगे कि नहीं, रिफ्रैक्शन क्या है, निश्चित रूप से हो रहा है, रिफ्रैक्शन निश्चित रूप से हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तुमको हम बताए थे कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो स्पीड के चेंज होने के कारण होता है, और यही बताए थे कि लाइट का फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर चेंज करता है, तो उसका आंसर दिए थे कि नहीं, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। काहे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पर डिपेंड, सोर्स के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और उसका सोर्स क्या है, याद है? तो सोर्स उसका हम बताए थे, उसका सोर्स है ऑसिलेटिंग और एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है और एक्सेलेट करता है तो वो बन जाता है सोर्स। किस चीज का सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स। इसलिए रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। यहाँ पर इस लाइट का फ्रीक्वेंसी भी f है, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी f है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी क्या है, f है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी f है। तो चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ वेवलेंथ में चेंज हुआ है। लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, इस केस को हम अलग से फिर तुमको समझाते हैं कि लाइट रे अगर रेयर से डेंसर में गया तो उसका वेवलेंथ क्या होता है, घट जाता है। ये लाइट रे है, ये इंटरफेस ऑफ द मीडियम है, दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2। इसमें लाइट का स्पीड क्या है, v1 है, इसमें लाइट का स्पीड क्या है, v2 है। अब मान लेते हैं कि v1 क्या है, v1 ग्रेटर देन क्या है, v2 है, यानी इसमें स्पीड क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, स्पीड कम है। तो लाइट रे यहाँ नॉर्मल हो गया, तो लाइट रे ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो इसमें क्या चेंज किया, तो कहेंगे इसमें वेवलेंथ चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। वेवलेंथ कैसे चेंज होगा, तो इसमें लाइट का स्पीड क्या है, कम है, यहाँ लाइट का वेवलेंथ जो है सो ऐसे ऐसे लाइट जाएगा, लेकिन इसमें लाइट जाएगा तो ऐसे 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 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वेवलेंथ, यहाँ का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, और यहाँ का वेवलेंथ क्या है, कम हो गया। ये अगर λ1 है, ये λ1 हो गया, तो ये हो गया λ2, यानी लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, घट गया। और जब यही लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो कैसा फिगर बनेगा, अगर मान लीजिए या इंटरफेस बिटवीन दी टू मीडियम, ये हो गया इंटरफेस, ऊपर हो गया मीडियम नंबर 1 और दूसरा होगा मीडियम नंबर 2। अब लाइट रे कैसे जाएगा, तो लाइट रे क्या होगा कि यह मीडियम नंबर 2 जो है इसमें लाइट का स्पीड क्या है, v1 है, और इसमें लाइट का स्पीड v2 है। अब मान लेते हैं कि v2 ही क्या है, बड़ा है, और v1 क्या है, छोटा है। ये दोनों फिगर को बना करके ठीक से समझ लो। यहाँ v2 क्या है, बड़ा है, इसका अर्थ है v2 बड़ा है, माने यह सेकेंड मीडियम क्या हो गया, रेयर हो गया,
और ऊपर वाला मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि अगर लाइट रे अगर ऐसे आ रहा है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद V2 बड़ा है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। और इसमें लाइट का स्पीड क्या है, लाइट का स्पीड इसमें क्या है, कम है, और इसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम रहे, इसमें वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ हो जाएगा λ1 और इसमें वेवलेंथ क्या हो जाएगा λ2। तो लाइट का वेवलेंथ इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा λ2 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा λ1 से। और इस केस में लाइट अगर ऐसे ऐसे आ रहा है तो जैसे ही इस मीडियम में, सेकेंड मीडियम में जैसे लाइट इंटर करेगा तो लाइट ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वेवलेंथ यहाँ कम हो गया, यहाँ का वेवलेंथ कम हो गया, लेकिन यहाँ का वेवलेंथ हो गया, यहाँ का वेवलेंथ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ उसका चेंज करता है। अगर मान लीजिए कि इसमें क्या हो गया, ये मीडियम हो गया, ये वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसमें लाइट का वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, आज इसमें लाइट का वेवलेंथ घट जाएगा तो उसका वेलोसिटी भी घट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, F लैम्डा होता है। लैम्डा कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, लैम्डा कम हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया, तो लैम्डा कम हो गया तो वेलोसिटी इसका कम हो गया, इसलिए V2 क्या है, लेस वेलोसिटी है, और V1 क्या है, ग्रेटर वेलोसिटी है। इस बात को ध्यान से समझना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से ये हम लोग प्रूफ करेंगे कि जब कोई लाइट रे किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जाता है तो जो इंसिडेंट रे है और जो लास्ट में इमर्जेंट रे है दोनों कैसे बराबर होगा, और उसमें पढ़ेंगे, उसमें एक दूसरा टॉपिक और पढ़ेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थैंक यू।